हाय एवरीवन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को। फिलहाल अभी हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोसेस को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो गाइस, प्रोसेस जो होते हैं उसको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो है वो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस और दूसरा इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। कभी भी एक प्रोसेस को कोऑपरेटिव प्रोसेस नहीं बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को कोऑपरेटिव प्रोसेस या इंडिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव प्रोसेस उन प्रोसेस को बोला जाता है जिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ शेयर हो रहा होता है। अगर कोई दो प्रोसेस के बीच में कुछ शेयर हो रहा है, जैसे वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, मेमोरी शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू या फिर वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, तो कुछ शेयर है, कुछ उन दोनों में कॉमन है, तो उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो इसके बीच में जो है शेयर हो रहा होता है, इन दोनों कॉमन कुछ होता है, तो इसको बोलेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। ओके, जैसे कि P1 है एक प्रोसेस और P2 है एक प्रोसेस, तो ये इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन होता है। ओके, और अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करें तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों एकदम सेपरेट है। ओके, तो कोऑपरेटिव प्रोसेस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस का, उसका एग्जीक्यूशन दूसरे के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। मतलब P1 का एग्जीक्यूशन P2 का एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर सकता है, और P1 जो है खुद ही अफेक्ट हो सकता है P2 के एग्जीक्यूशन की वजह से। तो ये जो है ये एक का एग्जीक्यूशन दूसरे के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हम लोग दो लेते हैं। सपोज हमारे पास दो कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक है P1 और एक है P2, और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ शेयर कर रहे होते हैं ये, तो सपोज मान लेते हैं कि P1 और P2 जो है एक कॉमन वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल शेयर हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे P1 जो है प्रोग्राम उसकी कोडिंग की हुई है, और यहाँ पे एक वेरिएबल है कॉमन वेरिएबल I, और इस तरीके से जो है इसमें कुछ कोडिंग किया हुआ है। और यहाँ पर इसी तरीके से इसमें भी है एक I, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो कॉमन वेरिएबल है वो है I, जो दोनों में कॉमन है, दोनों एक सेम वेरिएबल I को शेयर कर रहे हैं। ओके, अब देखना ये है कि कैसे एक का एग्जीक्यूशन दूसरे को एग्जीक्यूशन को जो है अफेक्ट कर रहा है। अगर ये चीज़ हम लोग जान लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्या होता है। ओके, तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग को पता है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये तो उसमें P1 में जो है प्रोसेस में बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, जिसमें से एक I++ है और इसमें भी एक I-। है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर जो है असेंबली कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज वाला कोड को समझता है। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके, तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ये जो I++ है ये हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और इसको कन्वर्ट करेंगे असेंबली कोड में। तो I++ के लिए जो है यहाँ पे लिख देते हैं I++। इसका असेंबली कोड अगर लिखेंगे तो एक हो जाएगा, सबसे पहले मूव कर देते हैं I को R1 एक रजिस्टर में, I की वैल्यू को R1 में डाल देते हैं। I की वैल्यू भी हम लोग कुछ ले लेते हैं, सपोज I की वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं 5। ओके, इनिशियली I की वैल्यू को हम लोग 5 ले लेते हैं। ये जो कोड किया हुआ है I++ I-, तो I जो वेरिएबल है उसका वैल्यू है 5, ये मान लिए। I की वैल्यू को R1 में डाल दिए। इंक्रीमेंट करना है हम लोग, तो इंक्रीमेंट कर देते हैं R1 को, और फिर उसके बाद फिर से R1 को हम लोग क्या करते हैं I में डाल देते हैं। और I-, के लिए अगर असेंबली कोड लिखे से, ये पूरा प्रॉपर नहीं है, ये बस जनरल इस तरीके से हमने लिखा है। I-, के लिए मूव कर देते हैं I को एक दूसरा रजिस्टर R2 में, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट कर देते हैं R2 को, और फिर से मूव कर देते हैं R2 को I में। ओके, अब सी यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे भी ये 3 इंस्ट्रक्शन है, तो तीनों को एग्जीक्यूट करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जब पिछले सारे वीडियोस में हम लोग देखा है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है, P1 एग्जीक्यूट होता है CPU में, फिर P2 एग्जीक्यूट होता है, प्रीएम्पशन होता है, इस तरीके से काम करता है। तो जब P1 एग्जीक्यूट होगा, I++ वाला चीज़ जब एग्जीक्यूट होगा, ओके, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम लोग ये याद रखेंगे ये दोनों प्रोसेस जो है वो ये पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा, मतलब ये दोनों एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि ये यूनी प्रोसेसर में होगा।
एग्जीक्यूट। ओके, ये अज्यूम करके चलना है कि पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, मतलब दोनों एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहा है पैरेलली। और यूनी प्रोसेसर मतलब ऐसा नहीं कि ये P1 वाला जो प्रोसेस है ये एक CPU 1 में एग्जीक्यूट होगा, P2 वाला प्रोसेस जो है CPU 2 में एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्रोसेसर है हमारे पास, एक ही प्रोसेसर यानी कि एक ही CPU में दोनों को एग्जीक्यूट करवाना है। तब क्या होगा उस केस में, हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले क्या होगा। P1 का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं P1 के लिए इसको एग्जीक्यूशन करवाना है। P1 लाइन इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट किया, तो I की जो वैल्यू है यानी कि 5 R1 में चली जाएगी। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को भी एग्जीक्यूट कर लेगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को एग्जीक्यूट कर लेगा, I की वैल्यू R1 में चली जाएगी, सॉरी R1 की जो वैल्यू है 6 वो I में चली जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 6। ओके, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। फिर P2 जो प्रोसेस है यानी कि ये वाला I माइनस माइनस वाला प्रोसेस, ये अपना लाइन नंबर 1, 2 और 3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 6 जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, R2 में डाल देंगे, R2 को डिक्रीमेंट करेंगे 5 हो जाएगा, फिर से जो है उसको I में डाल देंगे, तो 6 को जो डिक्रीमेंट किए तो हो गया 5। सी यहाँ पे एक सिंगल ही वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो जब प्रोग्राम करते हैं तो एक वेरिएबल, वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। ये यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल I, जिसको दोनों मिलके शेयर कर रहा है। ओके, तो इसका वैल्यू जो है वो अगर चेंज हुआ 6 तो ये 6 वाला वैल्यू अब इसके पास जाएगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वो सब अभी कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। यहाँ पे सेम वेरिएबल है जो कि शेयर कर रहा है, तभी ये कोऑपरेटिव प्रोसेस हुआ। ओके, तो अगर इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा तो आउटपुट क्या आया, 5। ओके, सही भी है। अगर हम लोग एक वैल्यू को यानी कि अगर 5 को एक बार इंक्रीमेंट करेंगे और उसी को एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे तो सेम ही आएगा। 5 को एक बार इंक्रीमेंट किए, डिक्रीमेंट किए, 5 आएगा। ओके, तो ये चीज़ जो है ओके है हमारे हिसाब से, तो ये चीज़ ओके है, यही हमारा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहे यानी कि इसी तरीके से रहे, पहले हमारा प्रोसेस P1 को लाइन नंबर 1, 2, 3 एग्जीक्यूट कर ले, फिर P2 1, 2, 3 एग्जीक्यूट करे। ज़रूरी तो नहीं है ऐसा ही एग्जीक्यूशन हो, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ और भी हो सकता है। अब दूसरा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि P1 जो आया हमारा वो लाइन नंबर 1 और 2 को एग्जीक्यूट किया और फिर प्रीएम्प्ट हो गया, हो सकता है। 1, 2 को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, R1 की वैल्यू यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे ग्रीन पेन यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी 6, यहाँ तक 6 हो जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पे R1 की वैल्यू को I में नहीं डाला गया क्योंकि लाइन नंबर 3 अभी तक चला ही नहीं, ये यहीं पे प्रीएम्प्ट हो गया। ओके, अगर यहीं पे प्रीएम्प्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस P2 वो अपना लाइन नंबर 1, 2 और 3 जो है एग्जीक्यूट किया। ओके, 1, 2 और 3 तीनों एग्जीक्यूट किया। ओके, ये जो था ये फर्स्ट वाले के लिए था। ओके, इस वाले के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे जो I की वैल्यू को 5 ही लिख देते हैं। सेकंड वाले के लिए ये वाला हो गया, सेकंड वाले के लिए यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो 6 वाला जो वैल्यू अपडेट नहीं हुआ, अपडेट कब होता, थर्ड वाला एग्जीक्यूशन अगर इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होता तब वो अपडेट होता। लेकिन अभी तक थर्ड वाला लाइन चला नहीं है P1 का, 1, 2 में ही 6 को हो जाने के बाद ये प्रीएम्प्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है सेकंड के लिए क्या होगा, मूव करना है I की वैल्यू को R2 में। I की वैल्यू क्या है, अपडेट नहीं हुआ था तो 5 ही है, तो 5 को हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। और उसके बाद ये जो यहाँ पे इसका थर्ड नंबर भी लाइन चल गया, मतलब जो है अपडेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 4। ओके, और उसके बाद फिर से P1 आएगा और उसके बाद अपना जो लाइन नंबर 3 है एग्जीक्यूशन का वो चला दिया। तो क्या होगा, ये आया यहाँ तक का, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो चुकी थी, तो ये 2 लाइन ऊपर से फिर नहीं चलाएगा, ये अपना सिर्फ थर्ड वाला लाइन चलाएगा। थर्ड वाला लाइन में क्या बोल रहा है, R1 की वैल्यू को I में डालो। तो R1 की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है ये 4, ये I की वैल्यू है। ओके, R1 की वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि इसका जो जहाँ तक भी काम हुआ रहता है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होता है। ओके, तो R1 की वैल्यू 6 है, उसको बोल रहा है I में डालने के लिए, I में डाल दिए, अपडेट कर देना है, तो 6 की वैल्यू को ये अपडेट भी कर दिया। तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू 6 हो गई। नाउ ये तो हमारा दूसरा चीज़ हो गया, दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है, फिर से अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करें तो एक काम करते हैं, P1 को 1, 2 चला देते हैं, फिर प्रीएम्प्ट कर देते हैं, फिर P2 को 1, 2 ही चलाते हैं इस बार,
फिर P1 को थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन चला देते हैं, फिर P2 का थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन चला देते हैं। सी, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, अब हम यहाँ पे जो है उसको बता देते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई, थर्ड वाले के लिए i = 5 था। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो P1 का फर्स्ट और सेकंड इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। P2 का फर्स्ट और सेकंड इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा वैल्यू। ओके, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किए हम लोग, ठीक है। फिर जब P1 प्रीएम्पशन के बाद जब रिज्यूम होगा तब P1 जो है थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड वाले में बोल रहा है कि R1 की वैल्यू को i में डाल दो, तो R1 की वैल्यू क्या है 6 को i में डाल दिए, तब यहाँ पे जो है ये अपडेट हो गया और ये हो जाएगा 6। उसके बाद फिर P2 आया प्रीएम्पशन के बाद, उसके बाद थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन जो है ये चलाएगा, तब क्या होगा, ये बोल रहा है R2 की वैल्यू को i में डाल दो। R2 की वैल्यू क्या है 4 की वैल्यू को i में डाल देंगे, डाल दिए। इसके अकॉर्डिंग ये थर्ड वाले के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आया है वो है 4। ओके, नाउ 3 तरह से हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को चेक किए हैं, जिसमें से हमारे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला जो है सही है, क्योंकि इसमें प्रोसेस प्रीएम्प्ट नहीं हुआ। एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रहा है ना, तो देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और हमारा जो है एक से ज़्यादा आउटपुट आने के चांसेस है, और कौन से सही होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिसाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेस कंडीशन। मतलब हर एक प्रोसेस सबसे पहले अगर P1 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इस वाले में सेकंड केस में सबसे पहले कंप्लीट हो रहा है P2। अगर पहले P2 कंप्लीट हो रहा है तो आउटपुट आ रहा है 6, लेकिन अगर पहले P1 कंप्लीट हुआ बाद में P2 कंप्लीट होगा तब आउटपुट आ रहा है 4। तो इसके अकॉर्डिंग 6 सही है, इसके अकॉर्डिंग 4 सही है। तो ऐसे हमारे अगर देखा जाए तो कौन सा सही है, कैसे सिस्टम को पता चलेगा। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, इसी की वजह से मैंने बोला कि कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक का एग्जीक्यूशन दूसरे के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रेस कंडीशन। मतलब हर एक प्रोसेस जो है रेस लगा रहा है कि मेरा जो आउटपुट आया वो सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर P2 पहले कंप्लीट हो रहा है तो ये आउटपुट सही है, P1 कंप्लीट हो रहा है तो ये आउटपुट सही है। तो रेस लगा रहा है, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। यहाँ पे रेस कंडीशन अराइज हो रही है। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या हुआ, कोऑपरेटिव प्रोसेस इज वन विच कैन अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस और कैन बी अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। ओके, और रेस कंडीशन ये अराइज कर रहे हैं। तो रेस कंडीशन की डेफिनेशन हो जाएगी सी। रेस कंडीशन की डेफिनेशन में लिख दूंगी, उससे पहले देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। तो ये जो चीज़ है, मैंने क्या किया, P1 का तो बहुत सारा लाइन होगा, हमने बहुत सारे कोडिंग के लाइन लिखे होंगे, P2 का भी बहुत सारा लाइन होगा, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला जो लाइन है सिर्फ इसका असेंबली कोड लिखा। क्यों, क्योंकि यही वाला वेरिएबल जो है जो दोनों मिलके शेयर कर रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मतलब जो इससे पहले वाला जो लाइन ऑफ कोड होगा, सपोज यहाँ पे कुछ लिखा होगा मेन, इंट मेन, या फिर इंट एक्स, इंट वाई, फ्लोट एक्स, तो कुछ भी लाइन जो है यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो वाला लाइन ऑफ कोड जिसमें वेरिएबल शेयर हो रहे हैं, सिंगल वेरिएबल को दोनों मिलके शेयर कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारा रेस कंडीशन अराइज हो सकता है। इसलिए इस वाले पोर्शन को, सिर्फ जिसमें वेरिएबल शेयर हो रहे हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो अब हम लोग समझ गए कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन द रीजन ऑफ द प्रोग्राम विच ट्राई टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेस, उसको बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन। और रेस कंडीशन हम लोग समझ गए, रेस कंडीशन क्या होता है। नाउ इस चीज़ से बचने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कोऑपरेटिव प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस तो ठीक है, दोनों अलग अलग है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग को चाहिए कि हमारा जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होंगे वो सिंक्रोनाइज्ड रहे। अगर हमारा कोऑपरेटिव प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड होगा तो हम लोग जो है रेस कंडीशन इसमें अराइज नहीं होगा। तो ओके, तो जो ये चीज़ हुआ, इसे हम लोग ये चीज़ तो समझ गए कि प्रोसेस को, सिर्फ कोऑपरेटिव प्रोसेस को जो है सिंक्रोनाइज्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज रेस कंडीशन आ सकती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोसेस का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम लोग कोऑपरेटिव प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ बस आप लोग याद रखिएगा, जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में अराइज होती है, अदर सेक्शन जो है नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है रेस कंडीशन की और क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन लिख दिया मैंने। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। रेस कंडीशन टिपिकली अकर व्हेन
2 or more threads try to read, write and possibly make decision based on the memory that they are accessing concurrently. और critical section भी simple ही है, the region of the program which try to access the shared resources and may cause race condition is called critical section. ओके एट लास्ट एक चीज़ ये है कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन I++ का अगर क्रिटिकल सेक्शन है हमारा, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, तो अगर दोनों प्रोसेस एक साथ उसके अंदर एंटर कर रहे हैं ना, तभी प्रॉब्लम हो रहा है. देखिए P1 का जो एग्जीक्यूशन हुआ वो 1 और 2 को एग्जीक्यूट किया है, मतलब ये अभी तक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही था और P2 घुस गया उसमें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई. फिर से यहाँ पे थर्ड वाले में P1 भी जो है 1 और 2 को एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन को और अंदर ही, और फिर से P2 चला गया. ये भी 1 और 2 के अंदर है और फिर से P1 प्रीएम्प्ट होके वापस चला आया. तो अगर प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक साथ चले जा रहे हैं, मतलब दोनों प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक साथ घुस जा रहे हैं, तब हमारा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है. लेकिन इस वाले केस में प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ. P1 जो है 1, 2, 3 तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, बाहर निकल गया. फिर P2 गया, फिर तीनों को एग्जीक्यूट किया, बाहर निकल गया. तो इस केस में जो है प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई. ओके इस चीज़ को जो है हम लोग आगे डीपली में जानेंगे कि ये ऐसा क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रोसेस को, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए. सो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.